अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों स्टैटिक्स जीके प्लस करंट अफेयर की रहेगी। मैं कभी करंट अफेयर की क्लास दूंगा तो कभी आपको स्टैटिक्स जीके के माध्यम से विश्व के जितने पर्वत, मरुस्थल, पहाड़, पठार और मैदान के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखे राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे दोस्तों? खेल, चिकित्सालय, संगीत या पेंटिंग क्लास है? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पेंटिंग क्लास है। किससे दोस्तों? पेंटिंग और क्लास है दोस्तों। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे दोस्तों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगर बात करें दोस्तों रवि वर्मा की, तो पहली सच्ची पट्टी उनकी 176वीं जयंती पर केरल के किल्लीमनूर पैलेस में प्रदर्शित किया जाएगी। 1848 में जन्मे वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जो यूरोपियन तकनीकों को भारतीय विषयों के साथ मिलाने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं कथाओं और पश्चिमी रचनाओं के साथ मिलकर लगभग 7000 पेंटिंग बनाई। वर्मा की उल्लेखित कृतियों में दमयंती, टॉकिंग टू ए स्वॉन और शकुंतला, लुकिंग फॉर दुष्यंत शामिल है। वह भारतीय कला में तेल पेंट और लिथोग्राफिक पुनरुत्पादन शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों। अगर इसकी बात करें, खान मंत्रालय ने साझेदारी शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन CEEW और IISD के साथ मिलकर 29 से 30 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल समिट एनहांसिंग बेनिफिशियल एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज की मेजबानी की दोस्तों। इनका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण खनिज को बढ़ावा देना है और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन उद्योग, सरकार, शिक्षा जगत और स्टार्टअप से हितधारकों को बुलाता है। मुख्य विषय के खनिज नीलामी की प्रगति और टिकाऊ समाधान शामिल है। तकनीकी सत्र स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण 8 प्रमुख खनिजों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का विषय क्या है? तो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करना। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ए नंबर। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो आपदा पर प्रतिरोध बुनियादी ढांचे पर छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली भारत के आयोजित किया गया, जिसमें सरकार, निकाय, वैश्विक संस्थाएं और मीडिया शामिल हुई। गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आयोजित थीम अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश में सक्रिय उपायों पर जोर दिया गया। सम्मेलन का उद्देश्य आपदा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बुनियादी ढांचे में लचीलेपन को बढ़ावा देना और लचीले बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस ट्रेड एसोसिएशन ने स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर लॉन्च किया दोस्तों? तो भारतीय उद्योग परिषद की बात करें दोस्तों, तो स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर जारी किया गया, जिसमें
पारदर्शिता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया। स्टार्टअप को स्थिरता और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से भारत पे और गोमेकेनिक जैसे हाई प्रोफाइल मामले में देखी गई शासन विफलताओं को संबोधित करता है। कंपनी अधिनियम 2023 के तहत स्टार्टअप पर लागू चार्टर विभिन्न चरणों के लिए दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करता है और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। विकास लचीलापन और प्रतिस्पर्धात्मक सुनिश्चित करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य शिक्षा विभाग ने शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तमिलनाडु दोस्तों। किसने किए हैं? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की अगर बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार तमिलनाडु के छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और स्कूल और प्राथमिक शिक्षा के निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए एक GICP का उद्देश्य शारीरिक दंड को रोकना, मानसिक क्षति, भेदभाव और इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों पर जागरूक शिविर शामिल है। उपायों में त्वरित शिकायत निवारण, उत्पीड़न, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना और स्कूलों में निगरानी समितियां बनाना शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीयों को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो किससे चुना गया है दोस्तों? तो आलोक शुक्ला को चुना गया है दोस्तों। किससे चुना गया है? आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला की बात करें, छत्तीसगढ़ में पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने जमीनी स्तर के प्रयासों के लिए 2024 गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण सहदेव अरण्य वन के आरक्षण में उनके काम का सम्मान करता है। कोयला खनन के खतरों पर सामना करते हुए शुक्ला ने स्थानीय जनजातियों को एकजुट किया और सरकार पर 2022 में 21 कोयला खदानों की नीलामी रद्द करने का दबाव डाला दोस्तों। उनका संगठन सहदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति इसी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार ने निर्यात प्रतिरोध के बावजूद किन देशों के साथ प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है दोस्तों? तो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ है दोस्तों। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद भारत, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमीरात, भूटान और बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका को 99,150 टन प्याज की अनुमति दे दी है। नई दिल्ली मध्य और पूर्व यूरोपियन बाजारों के लिए 2000 टन सफेद प्याज की अनुमति देती है और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मुख्य रूप से महाराष्ट्र से निर्यात संभालती है। कम कुशल अनुमान के बीच प्रतिबद्ध 8 दिसंबर 2023 को लागू किया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशक व्यापार मामलों की देख रेख करता है। 2024 के लिए प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य 5 लाख टन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में 2 देश भारतीय युद्धपोतों के लिए विद्युत प्रणोदय प्रणाली विकसित करने के लिए समझौते पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो भारत और ब्रिटेन दोस्तों। भारत और कौन है? ब्रिटेन है। यूके विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए एक समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय युद्धपोत वर्तमान में डीजल गैस भाप टरबाइन का उपयोग करते हैं। विद्युत प्रणाली 6000 टन से अधिक
बड़े युद्धपोतों को लक्षित करती है। यह एक सरकार से सरकारी सौदा है जिसमें जी पावर कन्वर्जन और BHEL शामिल है। वे एकीकृत पूर्ण विद्युत मणोदन प्रणाली विकसित करेंगे। यूके की क्लीन एलिजाबेथ क्लास वाहक पहले से ही इसका उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन पूर्व विद्युतीकरण की ओर बढ़ते हुए शोर और उत्सर्जन को कम करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा INS विक्रांत क्या है दोस्तों? INS विक्रांत क्या है? तो एक विमान वाहक है दोस्तों। क्या है? विमान वाहक पोत है दोस्तों। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ जुड़वां वाहक संचालन का प्रदर्शन किया। भारत इन वाहकों को संचालन करता है कि INS विक्रांत यूके से खरीदा गया एक पहला विमान वाहक है जो 1960 के दशक में सक्रिय है। भारत का दूसरा वाहक INS विराट मूल रूप से HMS हर्मिस था और INS विक्रमादित्य पूर्व से रूस के एडमिरल गोर्स्को 2013 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था, जो भारत का तीसरा वाहक था। हाल ही में खबरों में रही हैंगरी श्रेणी की पनडुब्बी किस देश द्वारा लॉन्च की गई? तो चीन द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों। किसके द्वारा? चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर बात करें चीन की दोस्तों, समझौते के तहत पाकिस्तान के लिए 8 हैंगरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की गई है। वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप 4 का निर्माण करेगी, जबकि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के साथ बाकी का निर्माण करेगी। पनडुब्बी उन्नत चुपके क्षमताओं का दावा करती है जो स्टैंड ऑफ रेंज पर खतरे से निपटने के लिए शीर्ष स्तरीय हथियारों और सेंसर से सुसज्जित है। पाकिस्तान नौसेना ने हाल ही में 2 चीनी टाइप 054 AP फ्रिगेट को शामिल किया गया है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।